हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक। तो वीडियो में आपके पास आगे देखो, बस मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस। तो सबसे पहला इसमें जो 11th की मैथमेटिक्स में जो सिलेबस में पहला चैप्टर पढ़ता है वो होता है सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय। ये शब्द आप पहले भी सुन चुके हो, आपके पास समुच्चय आपके पास वो हमने जनरल अपनी लाइफ में आपके पास डेली लाइफ में यूज़ किया है। पर यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल आपके पास हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट समुच्चय का। उसमें से पहले आपके पास आता है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ये समुच्चय और उसको किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। ठीक। उसके जब निरूपण पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। उसके आपके पास समुच्चय के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। उसमें कई प्रकार के आपके पास आएंगे, एक नल सेट है, फिर एकल समुच्चय है, इस प्रकार से सिंगलटन सेट होगा, इस प्रकार। ठीक। फिर उसके बाद आपके पास उसका एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक आता है वेन आरे का, यानी वेन डायग्राम। तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन पड़ेगा। कई क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग में आगे हम जब कंपटीशन करते हैं तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेन आरे पे आधारित होते हैं, यानी वेन डायग्राम पे। ठीक। उसके बाद जब हम समुच्चय पढ़ रहे थे, समुच्चय में कुछ ऑपरेशन, जैसे हमने नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ ऑपरेशन पढ़े ना, वैसे ही समुच्चयों के लिए भी कुछ ऑपरेशन आएंगे। उसमें आपके पास होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी पूरक आपके पास। तो ये आपके पास समुच्चय का इंट्रोडक्शन आपके पास है। इसके अतिरिक्त भी और भी है टॉपिक, पर हम मेन टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपके पास। ठीक है आपके पास। तो ये सिलेबस में पहला चैप्टर पास आता है समुच्चय। ठीक। दूसरा आपके पास आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ये टोटली समुच्चय पे ही आधारित है, क्योंकि हम आपके पास यहाँ आपके पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका, ऑफ सेट्स, समुच्चयों का नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन। और इस कार्तीय गुणन पर ही आधारित होता है रिलेशन, यानी संबंध। जो टॉपिक का पहला भाग है संबंध, तो आपके पास रिलेशन जो है वो टोटली डिपेंड करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। और संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध ही कहलाता है, फलन कहलाता है। और फलन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमको कैलकुलेशन पढ़ना, तो फलन के लिए आपके पास क्या है, उसके टाइप्स आपके पास आएंगे। उसके टाइप्स आएंगे तो आगे अपने जब कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो इन फंक्शनों का ही हम क्या पढ़ते हैं, अवकलज पढ़ते हैं कुछ। ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये दो पहले चैप्टर आपके पास हैं, सेट और रिलेशन फंक्शन। फिर आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक फंक्शन का एक रूप आता है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके पास, देखो एक तो आपके पास होता है उसमें पहले कोणों के माप, कि कोण कितने प्रकार के होंगे, किस प्रकार से कोण को मापा जाता है, और उसको मापने के क्या क्या तरीके होंगे, एक डिग्री मेजर, रेडियन में, दोनों के मध्य संबंध भी आएगा। उसके अलावा पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, अगर फंक्शन है तो उसका प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक। उसके अलावा पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, जो हमने 10th में भी पढ़ी है, उससे आगे भी आपके पास कुछ आपके पास आएंगे। ठीक है। कि आपके पास हाफ एंगल के लिए, डबल एंगल के लिए, दो एंगलों के सम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, उस प्रकार से। ठीक। फिर आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस, मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है इनकी मदद से हम एक कुछ समीकरण बनाने वाले हैं, मतलब समीकरणों में इन त्रिकोणमितीय फलनों का यूज़ होने वाला है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसके अतिरिक्त हम क्या पढ़ेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी पढ़ने वाले हैं आपके पास। ठीक। तो ये पहले आपके पास 3 चैप्टर आपके पास हैं। फिर आपके पास जो चौथा चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, यानी आपके पास सिद्धांत है किसका, गणितीय आगमन का। तो सिंपल सा एक आपके पास एन पर आधारित जो कथन आपके पास दिया होगा, एन यानी प्राकृत संख्याओं पर आधारित, तो उसको हम है ना इस प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या करते हैं, उसको एन के सभी मानों के लिए सत्यापित करने वाले। तो ये अलग सा टॉपिक आपके पास आया है, अच्छा टॉपिक क्वेश्चन है आपके पास। कई क्वेश्चन आपके पास 12th में भी होंगे इससे आपके पास। ठीक। फिर आता है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने रियल नंबर्स पढ़े, वास्तविक संख्याएं। तो ये आपके पास यहाँ पर आती हैं सम्मिश्र संख्याएं, या इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर पढ़ते हैं। उसमें आइटा का इंट्रोडक्शन आपके पास है। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे पास। उसके अलावा अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो पहले उसका आएगा एलजेब्रा, उनका योग, अंतर, गुणा, इस किस प्रकार से करना है। ठीक। फिर उनका रिप्रेजेंटेशन, आर्गन तल किसे कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी ध्रुवीय निरूपण। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है वो हमको पढ़ना है। ठीक। उसके अलावा क्या होता है, जब हम द्विघातीय समीकरण पढ़ते हैं तो हमने है ना पढ़ा था पिछले साल तक, b² - 4ac जब इक्वल टू जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो होता तब हमने सॉल्यूशन था। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जब भी b² - 4ac का जाए नेगेटिव, इस टाइम के लिए जो द्विघातीय समीकरण होंगे उनके सॉल्यूशन में इस बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम उनके लिए क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके होंगे। ठीक। फिर आपके पास आता है छठवां चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर आधारित आपके पास 12 में आपके पास एक चैप्टर आता है रैखिक असमीकाएं, ये चैप्टर है, और वहाँ पर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो उस पर उसका 6 नंबर क्वेश्चन बनता है। तो रैखिक असमीकाएं, पहले इसका इंट्रोडक्शन है भाई, हमने समीकरण तो पढ़ लिए हैं। अब ये क्या है, असमीकाएं, यानी समीकरण से आगे आपके पास असमीकाएं मतलब जिनमें समता का चिन्ह के स्थान पर क्या हो, लेस देन, ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनका चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, फिर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा पर एक चर वाले रैखिक असमीकाओं के लिए। फिर आता है ग्राफिकल, मतलब ग्राफ के द्वारा हम क्या बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है 12th के हिसाब से। 12th में इसका बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आपके पास, 6 नंबर क्वेश्चन इस पर आधारित होगा। ठीक, तो ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। जब दो चरों पर आधारित रैखिक असमीकाएं होंगी उस टाइम पर उनका आपके पास ग्राफ की विधि से क्या, ग्राफी विधि से करेंगे, उनका हल निकालने वाले। ठीक, फिर आपके पास 7वां जो चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। इसमें आपके पास दो तीन चीज़ें आपके पास नई आपके पास है। एक है फंडामेंटल थ्योरम, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत। इसके बाद आपके पास एक आता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन इस प्रकार से आपके पास ये n फैक्टोरियल का है या फिर इस प्रकार का नोटेशन आपके पास होने वाला है। ठीक, तो वो आएगा, उसके आधार पर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, दो नए टॉपिक आए क्रमचय और संचय, वो हम पढ़ने वाले हैं आपके पास। ठीक, अब 7वें चैप्टर के बाद जो 8वां चैप्टर बस है वो है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद का अर्थ है कि जिसमें दो पद होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रमेय पढ़ेंगे x + y की पावर n के लिए। हमने इसका कुछ विशिष्ट रूप आपको पढ़े हैं, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल क्यूब, यानी इवन x + y की होल पावर 4 भी निकाल सकते हैं हम। ठीक, पर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जब x + y की होल पावर n हो जाए तो उस टाइम पर इंट्रोडक्शन आता है किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। तो हम यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उस बाइनोमियल थ्योरम का जो द्विपद प्रमेय है उसका व्यापक पद वो मध्य पद, यानी व्यापक पद जो सभी पदों को निरूपित करता है। ठीक, और मध्य पद जो उसका मध्य पद होने वाला है उसके विस्तार में उसका मध्य पद पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा इसका छोटा सा आपके पास थोड़ा सरल से एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे हमको कह देंगे कि भाई कि आपके पास 103 की पावर 5 का वैल्यू निकालिए, तो हम किसे निकालेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से 100 + 5 की होल, उसको द्विपद बनाते हुए उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एप्लीकेशन आएगा आपके पास। ठीक, फिर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस है सीरीज में आपके पास पहले हम अनुक्रम और श्रेणी में दोनों में अंतर देखेंगे, आपको इंट्रोडक्शन आपके पास। ठीक, फिर एक आप सीक्वेंस आपके पास जो ये सीक्वेंस है पढ़ चुके हो वो है एपी, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शुरुआत में इंट्रोडक्शन वैसे ही है, बस इसमें जुड़ जाता है अर्थमेटिक मीन, यानी आपके पास जो आपने है ना एपी पढ़ा था इससे पहले, उसमें अर्थमेटिक मीन और जुड़ जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी समांतर माध्य जो आपके पास। ठीक, आपके पास आता है, ये तो आपके पास है ना कौन सा माध्य आपके पास, आपको ये मालूम है कि एपी, यानी आपके पास जो हमने पढ़ी आपके पास पहले 10th में हुआ आपका। फिर आता है जीपी, इस बार जो नया जुड़ा है वो है जीपी, यानी गुणोत्तर आपके पास श्रेणी आपके पास। ये तो आपके पास इससे पहले हमने पढ़ रखा है, और ये आपके पास आ रहा है गुणोत्तर श्रेणी। फिर इसमें जैसे हमने पिछले साल 10th के लिए मैं आपके पास एपी के लिए व्यापक पद पढ़ा था, एन पदों का योग पढ़ा था ना, वैसे ही हम जीपी के लिए भी व्यापक पद और एन पदों का योग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ने वाले हैं, गुणोत्तर माध्य भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में संबंध क्या होता है उसको पढ़ना है। फिर लास्ट टॉपिक है कुछ स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज के, हम क्या पढ़ेंगे, एन पदों का योग पढ़ने वाले हैं। तो और मैंने स्पेशल सीरीज करके लिख दिए हैं आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास इसके बाद यहाँ से आपके पास आता है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होती है आपके पास। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। इससे पहले हमने 10th में पॉइंट तक पढ़ा है, अब इस बार क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। टू डायमेंशनल में अगर पॉइंट पढ़ा है तो उसके बाद आता है लाइन। तो सबसे पहले इसमें लाइन में से पहले आता है इंट्रोडक्शन किसका, स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का की ढाल, रेखा की ढाल क्या होती है। ठीक है, तो ढाल का इंट्रोडक्शन है, ढाल निकालने के कुछ तरीके आपके पास दिए होंगे। ठीक, जब झुकाव दिया हो तब ढाल कैसे निकालते हैं, या आपके पास अगर कोण यानी झुकाव दे रहे, कभी कभी पास देते हैं कि बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु, उस टाइम पे ढाल। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखाओं की कुछ विशिष्ट रूप आपके पास, मतलब अलग अलग फॉर्म में किस प्रकार से निकालना। ठीक, और लास्ट इसमें है एक बिंदु जो कि हमने 10th में पढ़ लिया है, बिंदु 2 डायमेंशन में, और एक स्ट्रेट लाइन जो हमने इस बार पढ़ रहे हैं, उन दोनों के मध्य आपके पास दूरी, आपको उन दोनों के मध्य दूरी। फिर आपके पास 11वां चैप्टर आता है कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। ठीक है, आपने शंकु का छिन्नक पहले पढ़ा है आपके पास शंकु के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर आपके पास क्या है कि जब भी किसी प्लेन के द्वारा किसी शंकु को काटा जाता है तो कुछ हमको कर्व प्राप्त होते हैं। कर्व प्राप्त होते हैं तो वो कहलाते हैं शंकु परिच्छेद। जब हम उसको अलग अलग स्थिति में काटते हैं तो उस अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, परिच्छेद मिलते हैं, यानी आपके पास सेक्शंस मिलते हैं। उन सेक्शन का पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम उनको 4 विशिष्ट प्रकार के जो सेक्शन है उनको पढ़ना है। एक है वृत्त की उसके समीकरण, उसमें आपके पास जो भी कंडीशन है उसके इक्वेशन हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार से दीर्घवृत्त,
परवलय यानी पैराबोला, और फिर आपके पास आता है अति परवलय। तो ये 4 कोनिक सिस्टम को पढ़ने हैं, इनके इक्वेशंस पढ़ने हैं आपके पास, इनके लिए विशिष्ट स्थितियाँ पढ़नी है आपके पास, और साथ में आपके पास इनके इक्वेशंस जो होंगे वो हमको पढ़ना है, ठीक। फिर आता है आपके पास, ये भी आपके पास आपके पास जो अभी हमने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा उसी का भाग है। फिर आता है यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन, त्रिविमीय ज्यामिति का, जैसे हमने 10th में बिंदु पढ़ा है ना, और 2 डायमेंशनल में, वैसे ही यहाँ पर अब हमको पढ़ेंगे 3D में बिंदु कैसे निरूपित करते हैं। उससे पहले हमको पढ़ेंगे अंतरिक्ष, जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्ष व तल क्या होते हैं वो हमको बताए जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट का इंट्रोडक्शन, कि त्रिविमीय ज्यामिति में पॉइंट को कैसे निरूपित किया जाता है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और सेक्शन फार्मूला, मतलब जो खंड सूत्र हम पढ़ चुके हैं आपके पास 10th में, उसी प्रकार से, ठीक। तो ये आपके पास ये जो था आपके पास, ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है, ये 2D को था आपके पास और 3D आपके पास, ठीक। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के हिसाब से आपके पास, ये है आपके पास 13वां चैप्टर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स यानी सीमा व अवकलज, तो पहले हमने क्योंकि फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो फंक्शनों में पहले लिमिट का इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसके अलावा फिर पॉलिनोमियल यानी आपके पास जो बहुपद फलन होते हैं, या रैशनल मतलब आपके पास जो परिमेय फलन होते हैं, और जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उस टाइम पर उनकी लिमिट्स कैसे निकाल जाएगी वो हम इसमें पढ़ने वाला है, ठीक। फिर आपके पास आता है डेरिवेटिव्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि अवकलज होता क्या है, ठीक। उसके अलावा कि जब आपके पास फंक्शंस 2 या 2 से अधिक फंक्शन का सम, अंतर, गुणा, भाग होगा, तो उस टाइम पर उनका डेरिवेटिव किस प्रकार से करना है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो इसका लास्ट टॉपिक होगा डेरिवेटिव में, होगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री में, जो हमने बहुपद फलन पढ़ेंगे और त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, उनके अवकलज आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 13वां चैप्टर था। फिर आपके पास आता है गणितीय विवेचन, ये थोड़ा सा आपके पास थियोरेटिकल चैप्टर आपके पास है, और सिंपल सा आपके पास होगा, जैसे आपने इम्प्लाइज दैट, या आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे कुछ पढ़े ना, उस प्रकार के कथनों का हम यहाँ पर है ना की मदद से हम इसको चैप्टर को पढ़ने वाले गणितीय विवेचन, ठीक। फिर आपके पास आता है 15वां चैप्टर है सांख्यिकी। यहाँ से बस ये आपके पास अलग यूनिट है, कह सकते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली। तो 15वां चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमने से पहले पढ़ा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी मीन, मीडियन और मोड पढ़ा है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रकीर्णन की माप, यानी जो बिखराव होगा आंकड़ों में उसकी माप पढ़ने वाले हैं। और उसमें हमसे पहले पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी बिखराव की माप। उसमें हम पढ़ेंगे पहले एक तो रेंज, ठीक है, परिसर, फिर आता है मीन डेविएशन, माध्य विचलन, फिर आता है प्रसरण, वेरिएंस कहते हैं, और फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी सारी प्रकीर्णन की माप है, कितना बिखराव है आंकड़ों में उसके लिए आपके पास, ठीक। फिर आपके पास उस बिखराव को समझने के लिए हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब आपके पास जो बिखराव है उसका गुणांक, आपके पास विचरण का गुणांक, ठीक। और लास्ट आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। 16वें चैप्टर में आपके पास हमको पढ़ना है मेनली कि जो प्रायिकता है उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ इवेंट्स, कि कुछ आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं, उनसे संबंधित कुछ इवेंट्स, और साथ में उसके कुछ टाइप्स। अब जब इवेंट्स और उसके टाइप पढ़ लेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पे, ठीक। तो ये था आपके पास 11th का सिलेबस। तो मुझे लगा आपके पास कि आपको ये बताना पहले जरूरी है आपके पास कि आपके पास सिलेबस में है क्या, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके पास। और साथ में इसको मैं यूट्यूब में आपके पास अपलोड करने वाला हूँ, तो आप यूट्यूब के लिंक से उसको आप देख सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक। ओके, थैंक यू।